जय जिनेन्द्र छात्रों, आज हम सीखेंगे बल और दाब। दाब क्या है? ठोस द्रव और गैस द्वारा दाब का प्रभाव, साथ ही वायुमंडलीय दाब व उसका प्रभाव। छात्राओं, आपने पिछली कक्षा में बल के बारे में जाना था, जिसमें हमने जाना था कि बल एक ताकत है। जब यह ताकत किसी वस्तु की सतह की इकाई क्षेत्र पर लगाई जाती है तो उस बल को हम दाब कहते हैं। ठीक है? कुछ आया समझ में? चलो समझने का प्रयास करते हैं। देखो, यहाँ 40 किलो का एक संदूक समतल क्षेत्र पर रखा हुआ है। ये जितने क्षेत्र को घेरा हुआ है उस पर कुछ दाब डालता है। प्रश्न यह है, क्या ये जिस क्षेत्र पर है उसके अलावा संपूर्ण क्षेत्र पर एक समान दाब डालता है? अब इन किताबों को देखो, ये एक समतल लकड़ी के बोर्ड पर अलग अलग रखी हुई है। इन किताबों को अगर हम एक साथ रखेंगे तो क्या होगा? अगला प्रश्न, इन दो चाकुओं को ध्यान से देखिए। एक धार वाला है तो दूसरा बिना धार का। कौन सब्जी को अच्छे से सुधारेगा? इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। एक हथौड़ा और कुछ कील लीजिए। अब कील के शीर्ष भाग पर मारिए। क्या हुआ? ये कील अंदर चली गई। अब जरा कील को पलटिए और इसके नुकीले भाग को मारिए। क्या इस बार कील अंदर गई? नहीं। पर ऐसा क्यों हुआ? सोचिए। इन सभी प्रश्नों का उत्तर है वस्तु का क्षेत्रफल यानी एरिया। जब किसी क्षेत्रफल यानी एरिया पर बल लगाया जाता है तो उसे हम दाब कहते हैं। अर्थात प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इसका सूत्र है दाब इज इक्वल टू बल अपॉन क्षेत्रफल यानी प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इस सूत्र को देखेंगे तो हमें ये पता चलता है कि दाब क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती होता है यानी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अर्थात जब किसी वस्तु का क्षेत्रफल ज्यादा होता है तो उस पर दाब कम लगता है और अगर किसी वस्तु का क्षेत्रफल कम होता है तो उस पर दाब ज्यादा लगता है। ठीक है? तभी तो देखो, यहां नुकीले सिरे का क्षेत्रफल कम है तो कील को शीर्ष पर ठोकने से ये क्या हुआ? आसानी से अंदर चला जाता है क्योंकि क्षेत्रफल यहां इसका कम है। ठीक? इसी प्रकार धार वाले व बिना धार वाले चाकू पर जब हम समान बल लगाएंगे तो धार वाला चाकू सब्जी को आसानी से सुधारेगा क्योंकि धार वाले चाकू का क्षेत्रफल कम है ना? इसकी वजह से वह अधिक दाब डालेगा। ऐसे ही लकड़ी के बोर्ड पर अलग अलग किताबों ने अधिक क्षेत्रफल घेरा है, इसलिए दाब कम लगता है। और जब हम इन्हीं पुस्तकों को एक साथ रख देंगे तो देखो दाब ज्यादा हो गया, जिससे ये लकड़ी का तख्ता झुक गया है, नीचे की ओर दबने लगा है। चलो अब दाब का मापन समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। एक पेंसिल को अपने अंगूठे और तर्जनी के मध्य रखिए। अब आप इसे दबाने का प्रयास कीजिए। आप क्या देखते हैं? आपको क्या लगता है दाब कहाँ ज्यादा लगेगा? वहां जहां पेंसिल नुकीली है या वहां जहां पर वह नुकीली नहीं है? ध्यान से देखो, यहां पर नुकीली होने की वजह से क्षेत्रफल उसका कम था और अंगूठे की तरफ पेंसिल का क्षेत्रफल ज्यादा था। क्षेत्रफल जहां कम था वहां दाब ज्यादा लगा और जहां क्षेत्रफल ज्यादा था वहां दाब कम लगा। अब यहां देखिए, जब कुली या सब्जी वाली भारी बोझ उठाते हैं तो वे अपने सर पे कपड़े की गोल लपेट, जिसे कुड़ई कहते हैं, उसको रख लेते हैं। ऐसा करने से क्या होता है? देखो, वो जो वजन अपने शरीर पर उठाने वाले हैं ना, उसका संपर्क क्षेत्र बढ़ जाता है। ऐसा करने से उनके शरीर पर जो
दाब लगता है वो कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ क्या हुआ, क्षेत्रफल बढ़ गया। क्षेत्रफल बढ़ने से दाब अपने आप कम हो गया, है ना। अब आप इन दोनों थैलों को ध्यान से देखिए और बताइए कि दोनों में क्या अंतर है। आपने देखा होगा कि थैलों को पकड़ने वाली पट्टी एक पतली है तो दूसरी चौड़ी। अब बताइए दोनों थैलों में से किसका दाब कम होगा और क्यों? छात्राओं, आपने कक्षा 6वीं में पढ़ा था कि ऊंट के पैर रेगिस्तान में नहीं धंसते। क्यों, बताइए। ऊंट का वजन इतना अधिक होने पर उसके पैर रेगिस्तान में नहीं धंसते। इसका कारण है उसकी ब्रॉड फीट यानी चौड़े पैर, जिनका क्षेत्र अधिक हो जाता है, जिसके कारण ऊंट के शरीर के द्वारा दाब कम लगता है और ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल व दौड़ पाता है। इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। जहाज शब्द सुनकर एक प्रश्न आता है। इस प्रश्न का उत्तर आपको खोजना है। जहाज का वजन इतना अधिक होने के बावजूद भी यह समुद्र पर इतनी आसानी से कैसे तैरता है? सोचिए और बताइए। इन उदाहरणों को देखने व समझने के बाद अब आप अपने दैनिक जीवन के कुछ उदाहरण देखिए और लिखिए कि उस कार्य को करने के लिए वस्तु का क्षेत्रफल कम था या अधिक, उसके लिए बल कैसा लगा व उससे उत्पन्न दाब कम या ज्यादा था। दाब के सूत्र से हमने सीखा कि दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक फोम की शीट और कुछ ईंटें लीजिए। अब आप पहले चित्र में देखिए कि फोम फूली हुई है। अब इस पर हम धीरे धीरे एक एक करके जब ईंटों को रखते हैं तो धीरे धीरे ये एक एक ईंट के बल से ये फोम पर कुछ दाब उत्पन्न करती है, जिसकी वजह से फोम की शीट दब जाती है। अब आप समझे कि दाब बल के समानुपाती होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पिछले भाग में आपने जाना था कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन है और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो दाब का एसआई मात्रक क्या होगा? दाब के सूत्र को देखने पर दाब का एसआई मात्रक होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसे हम पास्कल से भी प्रदर्शित करते हैं। एक फ्रांस वैज्ञानिक ब्लेस पास्कल ने दाब के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, अतः उनके नाम से दाब का मात्रक पास्कल बना। 1 किलो पास्कल 1000 पास्कल के बराबर होता है। आओ अब हम दाब पर आधारित इस प्रश्न को हल करते हैं। किसी वस्तु के 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर 100 न्यूटन का बल लगाया गया, तो उस वस्तु पर लगने वाला दाब कितना होगा? तो प्रश्न में हमें दिया गया है कि क्षेत्रफल है 2 मीटर स्क्वायर, बल है 100 न्यूटन, तो वस्तु पर लगने वाला दाब सूत्र के अनुसार हुआ दाब इज इक्वल टू 100 न्यूटन अपॉन 2 मीटर स्क्वायर, यानी दाब 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, या फिर दाब 50 पास्कल है, अतः वस्तु पर लगने वाला बल हुआ 50 पास्कल। इस प्रकार हमने जाना कि किसी वस्तु पर लगने वाला दाब निम्न दो कारकों पर निर्भर करता है। एक है बल यानी फोर्स और अगला है क्षेत्रफल यानी एरिया। अभी तक हमने दाब से संबंधित जितने भी उदाहरण देखे वे सभी ठोस के द्वारा लगने वाले बल के हैं। अब सोचिए और बताइए, क्या द्रव व गैस भी दाब डालते हैं? चलिए देखते हैं। इस बीकर को ध्यान से देखिए, इसमें द्रव यानी लिक्विड है। ये निचली सतह पर दाब डालता है, साथ ही आजू बाजू यानी पार्श्व सतह लैटरल सरफेस पर भी ये लिक्विड दाब डालता है। कैसे? इसे क्रियाकलाप से समझते हैं। अब लगभग 25 सेंटीमीटर लंबाई की एक पारदर्शी कांच की नली या प्लास्टिक का पाइप लीजिए और एक पतली रबड़ की शीट या गुब्बारे को रबड़ की सहायता से पाइप के दूसरे सिरे पर बांध दीजिए
अब आप इसे ऊर्ध्वाधर यानी हॉरिजॉन्टली पकड़कर इसमें जल डालिए। देखिए शीट बाहर की ओर फूल जाती है। इसे आप बार बार दोहरा के देखिए। इस क्रियाकलाप से हमें क्या निष्कर्ष मिलता है? इससे निष्कर्ष निकलता है कि बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाया जाने वाला दाब पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। यानी पानी का स्तंभ जितना ऊंचा, दाब उतना ही अधिक लगेगा। अब हम एक क्रियाकलाप और करते हैं। प्लास्टिक की एक बोतल व कांच की एक पतली बेलन आकार की नली लीजिए। अब कांच की नली के एक सिरे को थोड़ा सा गर्म करके जल्दी से बोतल के पेंदे के समीप घुसा दीजिए। यह निश्चित कीजिए कि पानी न रिसे। अगर पानी रिसता है तो आप इसे पिघले मोम से अच्छी प्रकार बंद कर दीजिए। कांच की नली के मुंह को पतली रबड़ की शीट से बंद कर दीजिए और बोतल में पानी भरिए। आप क्या देखते हैं कि नली के मुंह पर लगाई हुई रबड़ की शीट भी फूल जाती है। इससे क्या निष्कर्ष निकला? यानी द्रव पदार्थ पार्श्व सतह यानी लैटरली बर्तन की दीवार पर भी दाब डालता है। लेकिन क्या पार्श्व सतह यानी लैटरल सरफेस पर द्रव द्वारा डाला गया दाब सभी जगह समान होता है? आइए इसे समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप पुनः करते हैं। पानी से भरी प्लास्टिक की एक बोतल लीजिए। उस पर सुई की सहायता से भिन्न भिन्न ऊंचाई पर छेद कीजिए। पानी सभी छेदों से बाहर आता है। इसका कारण है कि पानी के अंदर दाब बोतल की दीवार पर लग रहा है। अब आप ध्यान दीजिए कि प्रत्येक छिद्र से जो पानी निकल रहा है वह बोतल से कितनी दूरी पर गिर रहा है। आप देखेंगे कि निचले छेद से निकल रहे पानी की दूरी अधिक है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष निकलता है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, छिद्र से निकलने वाले पानी की दूरी कम होती जाती है। यानी नीचे आप देखिए, अधिक ऊंचाई कम है, पानी ज्यादा दूर है। ऊंचाई बढ़ने पर पानी की दूरी और कम हुई और ऊंचाई बढ़ने पर फिर कम हुई। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, दाब कम होता जाता है तथा गहराई बढ़ने पर दाब अधिक होता है। इसलिए समुद्र तल से जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है, दाब भी बढ़ता जाता है। इसीलिए बांधों यानी डैम्स के आधारीय तल, आधार मतलब नीचे का हिस्सा जो पानी के अंदर जाता है, उसको उसके शीर्ष यानी ऊपर के भाग की तुलना में अधिक मजबूत व चौड़ा बनाया जाता है, ताकि अधिक गहराई होने पर इस पर दाब ज्यादा न लगे। हम एक क्रियाकलाप और करते हैं। पानी से भरी एक प्लास्टिक की बोतल लीजिए और उसमें सुई की सहायता से समान ऊंचाई पर 2 छिद्र कीजिए। हम क्या देखते हैं? समान ऊंचाई पर लगे छिद्रों से निकलने वाला पानी समान दूरी तय करता है, अर्थात सभी दिशाओं में समान दूरी पर समान दाब लगता है। छात्राओं, द्रव में बल के बारे में एक और बात। अब एक टब में पानी लेकर उसमें गेंद को डुबोने का प्रयास कीजिए। गेंद बार बार ऊपर क्यों आ रही है? जिस तरह द्रव निचली सतह व पार्श्व सतह पर बल लगाता है, उसी तरह वह ऊपर की ओर भी एक बल लगाता है। इस बल को हम उत्प्लावक बल यानी ब्यूइंट फोर्स कहते हैं। इस बल के बारे में हम विस्तृत जानकारी आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। अब प्रश्न यह है कि क्या सभी द्रवों के द्वारा एक समान दाब लगता है? चलिए देखते हैं। हम एक क्रियाकलाप करते हैं। 2 बोतल लीजिए, एक में जल भरिए व दूसरे में केरोसिन यानी मिट्टी का तेल। सुई के द्वारा दोनों बोतलों में समान ऊंचाई पर छिद्र कीजिए। हम क्या देखते हैं? जल जो दूरी तय करता है वह मिट्टी के तेल की दूरी से अधिक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि केरोसिन की तेल की अपेक्षा जल के द्वारा अधिक दाब लगता है। अब प्रश्न है कि क्या द्रव के अलावा गैसें भी दाब डालती हैं? क्या वे भी जिसमें रखी जाती हैं उसकी दीवारों पर दाब डालती हैं? आइए समझते हैं। एक गुब्बारा लीजिए व उसे फुलाने के लिए उसमें हवा भरिए। लगातार हवा भरते भरते आपने देखा होगा कि गुब्बारों की दीवार पर हवा दाब डालती है। अब
यहाँ देखिए, साइकिल के ट्यूब में हवा भरने पर वायु साइकिल के ट्यूब की अंदर की दीवार पर दाब डालती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गैस द्रव की तरह जिसमें भरी जाती है उसकी दीवार पर दाब डालती है। बच्चों, ठोस, द्रव व गैस के दाब के बाद अब हम बात करेंगे वायु के बारे में। हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर वायु है और वायु के इस आवरण को हम वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर कहते हैं तथा यह वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली रहती है। कक्षा 7वीं में आपने पढ़ा था कि वायु दाब डालती है और वायु द्वारा डाले गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हम जानते हैं कि वायुमंडलीय वायु दाब डालती है, तो प्रश्न यह है कि ये वायुमंडलीय दाब हमारे शरीर पर या किसी वस्तु पर लगातार पड़ने पर ये हमें महसूस क्यों नहीं होती? मान लीजिए कि हमारे सर के ऊपर वायु से भरे एक लंबे बेलन की कल्पना करें जो एटमॉस्फेयर यानी वातावरण के अंत तक जाता है। उस लंबे बेलन में मौजूद सारी वायु का वजन लगभग 1000 किलोग्राम होगा। इसका मतलब है कि हमारे आसपास की हवा हम पर बहुत सारा दाब डालती है। हवा के इसी दाब को हम एयर प्रेशर या वायु दाब कहते हैं। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि गाड़ी का वजन भी लगभग 1000 किलोग्राम होता है। प्रश्न यह है कि हमारा शरीर वायु के इतने अधिक वजन को कैसे सहन करता है, जबकि एक कार का वजन हमारे शरीर पर पड़ जाए तो हम तो दब ही जाएंगे, लेकिन हमारे शरीर पर इस वायु का कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? सोचिए। इसका कारण है कि हमारे शरीर के अंदर जो वायु है उसका दबाव और जो शरीर के बाहर की वायु है उसका दबाव लगभग बराबर होता है। इसलिए बाहर की वायु का वायुमंडलीय दाब हमें दबा नहीं पाता, समझे? लेकिन हमने तो पढ़ा है कि हमारे चारों ओर वायु है जिसका दाब हमारे ऊपर व आजू बाजू से लगता है, लेकिन क्या यह दाब हमारे नीचे भी लगता है? आइए इसे समझने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। चलिए, अब आप एक खाली ग्लास लीजिए और एक कागज का मोटा सा गत्ता। आप इस खाली ग्लास में पानी भरिए। पानी भरने के बाद आप कागज के गत्ते को इसके ऊपर रखकर धीरे से उल्टा कीजिए। उल्टा करने के बाद आप पेपर से हाथ हटा लें और इसे छोड़ दें। क्या हुआ? पानी नीचे गिरा क्या? नहीं। ऐसा क्यों? इसका अर्थ यह हुआ कि कागज को उल्टा करने पर ग्लास पर लगे पेपर के नीचे वायु का दाब है जो इसे गिरने नहीं देता, है ना? अर्थात वायु नीचे से भी दाब डालती है। लेकिन क्या यह वायुमंडलीय दाब हर जगह समान होता है? आइए समझते हैं। इसको समझने के लिए हम एक प्रयोग देखते हैं। एक प्लास्टिक की बोतल को हमने लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर बंद कर दिया। फिर हम उस पहाड़ से नीचे उतरने लगे। लगभग 9,000 फीट की ऊंचाई पर यह बोतल ऐसे दिखने लगी। उस पहाड़ से फिर हम और नीचे उतरे और 1000 फीट की ऊंचाई पर बोतल ऐसी दिखी। ये बोतल पिचक क्यों गई? सोचिए जरा। जब हम पहाड़ के ऊपर थे और हमने बोतल को बंद किया था, उस समय बोतल के अंदर उतना ही वायु दाब था जितना कि बाहर, इसलिए वहां बोतल नहीं पिचकी। फिर धीरे धीरे हम पहाड़ से नीचे उतरे। ऐसा होने पर हमारे सिर के ऊपर वायु की मात्रा बढ़ी, जिससे वायु का दाब भी बढ़ा और दाब बढ़ने से बोतल पिचक गई। अब हम पहाड़ से धीरे धीरे और नीचे आए तो हमारे सिर के ऊपर हवा की मात्रा और बढ़ गई, जिससे वायु का दाब भी और बढ़ जाएगा। अब बोतल का क्या होगा? सोचिए। बोतल और अधिक पिचक जाएगी। आया समझ में? चलिए, अब आप एक सवाल का उत्तर दीजिए। आपके दो मित्र हैं, एक मुंबई के समुद्री तट पर खड़ा है और दूसरा हिमालय पर्वत पर। बताइए किस पर अधिक वायु का दाब लग रहा है? क्या आपका उत्तर है मुंबई वाले मित्र पर? क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि नीचे अधिक वायु होती है और अधिक वायु की मात्रा होने पर यह अधिक दाब डालती है। लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वायु की मात्रा कम होती जाती है, जिससे वायु दाब भी कम होता जाता है। इसलिए पर्वत पर कम वायु दाब लगेगा। यही कारण है कि पर्वतारोही
अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि ऊपर वायु भी कम होती है और उसका दाब भी कम होता है। ठीक है छात्राओं, अब जरा यहाँ देखिए, एक रबड़ का चूषक यानी सकर है। इसको किसी समतल चिकने पृष्ठ पर जोर से दबाइए। क्या यह पृष्ठ से चिपक गया? अब इसे खींचने का प्रयास कीजिए। ये तो नहीं निकल रहा। ऐसा क्यों? ऐसा क्या हुआ? सोचिए जरा। इसका कारण है, जब हम चूषक को दबाते हैं तो चूषक के कप तथा समतल पृष्ठ के बीच की अधिकांश वायु बाहर निकल जाती है तथा चूषक पर वायु दाब लगने के कारण वह पृष्ठ से चिपक जाता है। अब इसे हटाने के लिए जब हम वायु दाब से अधिक दाब लगाएंगे तो चूषक आसानी से हट जाएगा। छात्राओं, इस क्रियाकलाप से हम वायु दाब के परिमाण का अनुमान लगा सकते हैं। इसी चूषक के आधार पर आप जानते हैं 17वीं शताब्दी में जर्मनी के एक वैज्ञानिक ऑटो वॉन गेरिक ने बर्तनों से वायु बाहर निकालने का एक पंप का आविष्कार किया। इन्होंने धातु के दो खोखले गोले लिए जिनका व्यास बराबर था। दोनों गोलों को जोड़कर उनके बीच की वायु निकाल दी तथा इन्होंने वायु दाब के बल का प्रदर्शन करने के लिए एक नाटकीय रूप प्रस्तुत किया तथा इसमें प्रत्येक अर्धगोले पर 8-8 घोड़े विपरीत दिशा में खींचकर अलग करने के लिए लगाए। लेकिन वायु दाब का बल इतना अधिक था कि इतने घोड़े भी अर्धगोलों को अलग अलग नहीं कर सके। लेकिन क्या हम केवल वायुमंडलीय दाब का अनुमान ही लगा सकते हैं या फिर इसका मापन भी कर सकते हैं? हाँ, हम इसका मापन भी कर सकते हैं। इसके लिए हम वायु दाब मापी यंत्र, जिसे बैरोमीटर के नाम से जानते हैं, का उपयोग कर सकते हैं। यह वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र दो प्रकार का होता है। एक है मर्क्यूरी बैरोमीटर और एक है एंड्रॉइड बैरोमीटर। इसी तरह द्रव के द्वारा लगने वाले दाब के मापन के लिए यू शेप्ड नली का उपयोग करते हैं, जिसे मैनोमीटर कहते हैं। समझे? इस प्रकार इस पाठ में हमने सीखा कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दाब बल के समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। द्रव तथा गैस बर्तन की दीवार पर दाब डालते हैं। हमारे चारों ओर की वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। बच्चों, पाठ का अध्ययन ध्यान पूर्वक करें। जय जिनेंद्र।